नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक बहुत ही शानदार लोक कथा पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है लालच की, बुद्धिमानी की और कैसे एक चालाक धोखेबाज को उसी के बिछाए जाल में फंसाया जाता है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत और हाजिर जवाबी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में है एक बेहद लालची जमींदार। चलिए चर्चा के लिए उन्हें शर्मा जी बुला लेते हैं। अब शर्मा जी का खजाना एकदम खाली हो चुका है और ऊपर से बेटी की शादी का खर्च। तो वो क्या करते हैं? दिमाग दौड़ाते हैं और एक बेहद शातिर चाल चलते हैं। वो कहते हैं जो भी हारेगा वो मुझे सोने की मोहरें देकर जाएगा। जरा सोचिए, बेटी की शादी के बहाने दावेदारों से ही अपना खजाना भरने की क्या गजब की और सच कहा जाए तो लालची योजना बनाई है इन्होंने। भाग 1, जमींदार की अजीब शर्त, यानी दावेदारों के लिए बिछाया गया एक जाल। अब ये नियम जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत ही क्रूर है। पहला नियम, गांव के पश्चिम में एक तालाब है जिसका पानी साल भर बर्फ जैसा ठंडा रहता है। दावेदार को पूरे 3 दिन, जी हाँ, पूरे 3 दिन उस जमे हुए पानी में खड़े रहना होगा। दूसरा, अगर कोई जीत गया तो जमींदार की बेटी से उसकी शादी होगी। लेकिन, और यहाँ आता है असली खेल, तीसरा नियम ये था कि अगर किसी ने बीच में ही हार मान ली तो उसे अपना सोना या अपनी जमीन जमींदार को सौंपनी होगी। मतलब दांव बहुत बड़े थे और वो पानी सच में जानलेवा हद तक ठंडा। अब इस शर्त का क्या नतीजा निकला, जरा इस नंबर को देखिए। 1000। हुआ ये कि एक दावेदार ने हिम्मत दिखाई और चुनौती स्वीकार कर ली। लेकिन भाई, वो बर्फीले पानी में सिर्फ 1 दिन ही टिक पाया। ठंड इतनी भयानक थी कि उसे बाहर आना पड़ा और शर्त के मुताबिक उसे उसी वक्त अपनी 1000 सोने की मोहरें जमींदार को गंवानी पड़ गईं। जमींदार की चाल तो एकदम मक्खन की तरह काम कर रही थी। भाग 2, बलराम की चुनौती, अपना सब कुछ दांव पर लगाना। यहीं एंट्री होती है हमारी हीरो की, जिसका नाम है बलराम। अब बलराम के पास कोई सोने चांदी की मोहरें तो थी नहीं, उसके पास बस अपनी 20 बीघा जमीन थी। वही जमीन जो उसकी रोजी रोटी का इकलौता जरिया थी। और जानते उसने क्या किया? उसने अपनी पूरी जमीन दांव पर लगा दी। ये दिखाता है कि वो कितना पक्का इरादा करके आया था। हारने का मतलब था सब कुछ छिन जाना, बिल्कुल सड़क पर आ जाना। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। बलराम उस जमा देने वाले पानी में उतर गया। पहले दिन उसने बस अपने दांत भींचकर उस कड़ाके की ठंड को झेला। दूसरे दिन जब शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ने लगा तो उसने आंखें बंद की और पूरी तरह प्रार्थना में डूब गया, खुद को अंदर से मजबूत किया। और तीसरा दिन, जो सबसे मुश्किल था, तब उसे दूर कहीं जमींदार के सिपाहियों द्वारा जलाई गई एक हल्की सी रोशनी दिखी। बस उस रोशनी को देखकर ही उसने एक मानसिक आस जगाई और डटा रहा। और यकीन मानिए, उसकी ये जबरदस्त इच्छा शक्ति जीत गई। उसने पूरे 3 दिन पानी में सफलतापूर्वक निकाल लिए। भाग 3, जमींदार का धोखा और नियमों का बदलना। लेकिन क्या जमींदार इतनी आसानी से हार मानने वाला था? बिल्कुल नहीं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। वो बलराम से कहता है, तुमने नियम तोड़े हैं, तुम्हें दूर जल रही उस रोशनी से गर्मी मिल रही थी। मतलब कुछ भी? कितनी बेतुकी बात है ये। दूर तालाब के किनारे जल रही एक छोटी सी आग से बर्फीले पानी में खड़े इंसान को गर्मी कैसे मिल सकती है? ये तो सरासर एक बहाना था, एक ऐसा मनगढ़ंत तर्क ताकि बलराम से उसकी जीती हुई बाजी और उसकी जमीन दोनों छीनी जा सके। तो अब यहाँ एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल उठता है, क्या बलराम सच में अपनी जमीन खो बैठेगा? इतनी अमानवीय ठंड झेलने के बाद, जीतने के बावजूद, क्या उसे खाली हाथ गांव छोड़कर जाना पड़ेगा? क्योंकि जमींदार ने तो उसे खुलेआम झूठा साबित कर दिया था और गांव से निकल जाने का फरमान भी सुना दिया था। भाग 4, लक्ष्मण जी की तरकीब, एक मास्टर प्लान। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। बलराम अपने बेहद समझदार दोस्त लक्ष्मण जी के पास जाता है और लक्ष्मण जी जो योजना बनाते हैं वो सुनने में बड़ी अजीब लगती है। 3 कदम थे इसमें। पहला, जमींदार को एक बहुत ही शानदार दावत पर बुलाया जाए। दूसरा, खूब सारा ढेर सारा स्वादिष्ट खाना पकाया जाए। और तीसरा, जो सबसे अजीब था, खाने में नमक का एक भी दाना न डाला जाए। है ना अजीब? पहली बार में तो किसी को भी समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, लेकिन असल में ये जमींदार को उसी के बुने हुए जाल में फंसाने की एक बहुत गहरी चाल थी। भाग 5, बिना नमक का भोजन और न्याय परोसना। तो दावत शुरू होती है। खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही थी, लेकिन जैसे ही जमींदार उस खाने का पहला निवाला मुंह में रखता है,
वो आग बबूला होता है। खाना एकदम फीका, पूरी तरह से बेस्वाद था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि इतना वाहियात खाना उसने आज तक नहीं खाया, क्योंकि उसमें नमक तो था ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, जमींदार का यही वो गुस्सा था। इसी पल का लक्ष्मण जी को बेसब्री से इंतजार था। और यहीं पर होता है सबसे बड़ा धमाका। लक्ष्मण जी ने दूर एक कटोरी में रखा नमक दिखाया और कहा, मालिक, अगर दूर जल रही रोशनी से बर्फीले तालाब के अंदर खड़े इंसान को गर्मी मिल सकती है, तो फिर इतनी दूर रखे इस नमक से खाने में स्वाद भी तो आ ही जाना चाहिए। वाह! ये जमींदार के उस बेतुके तर्क का एकदम अचूक और करारा जवाब था। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। जमींदार तो एकदम सन्न रह गया, उसकी बोलती ही बंद हो गई। ये तो पूरी तरह से शाह और मात वाली स्थिति हो गई थी। जमींदार की चालाकी और उसका वो झूठा तर्क सबके सामने नंगा हो चुका था। लक्ष्मण जी ने साफ कह दिया कि अगर बलराम को उसका हक नहीं मिला तो पूरे गांव में इस धोखेबाजी का ढिंडोरा पीट दिया जाएगा। अब जमींदार क्या करता? अपने ही बिछाए जाल में ऐसा बुरी तरह फंसा कि उसे हार माननी ही पड़ी। और हाँ, उसे अपनी वो मूल शर्त माननी पड़ी और बलराम से अपनी बेटी की शादी भी करवानी पड़ी। भाग 6, कहानी की सीख, न्याय की जीत। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? यही कि सच की हमेशा जीत होती है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग अपनी चालाकी से दूसरों को ठगने की कोशिश करते हैं। शायद कुछ पल के लिए वो कामयाब भी लगें, लेकिन अंत में उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी ही पड़ती है। चाहे कितना भी बड़ा लालच हो या कितना भी शातिर धोखा, बुद्धि और सच्चाई के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो आज की इस चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचने वाली बात है, अगली बार जब समाज में कोई अपना फायदा निकालने के लिए ऐसे ही उलझे हुए और बेतुके तर्कों का जाल बिछाएगा, तो उस जाल को उसी पर कैसे फेंका जाएगा? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर टेढ़े तर्क का एक सीधा जवाब मौजूद होता है, बस थोड़ी सी हाजिर जवाबी की जरूरत है। उम्मीद है आज की ये प्रस्तुति सबको पसंद आई होगी। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?